बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दरूद नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनकी आल पर। मैनेजमेंट का एक पुराना तरीका है, आप छोटी चोट से तवज्जो हटाने के लिए बड़ी चोट लगा दें। इंसान दांत का दर्द भूलकर पेट पकड़ लेगा। मुझे बाज़ औक़ात महसूस होता है हुकूमत मुसलसल 3 साल से यह टेक्निक इस्तेमाल कर रही है। ये रोजाना आवाम की तवज्जो एक बहरान से हटाने के लिए दूसरा बड़ा बहरान पैदा कर देती है। इसकी ताज़ा तरीन मिसाल नए DGISI की तकर्री है। रात को वज़ीर आज़म साहब की और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा की बहुत तवील नशिस्त हुई। जनरल बाजवा और प्राइम मिनिस्टर साहब के आपस में बहुत ही करीबी और बहुत ही खुशगवार ताल्लुकात हैं। मैं सोशल मीडिया पे देखता हूँ बहुत लोग हैं, उनकी जो ख्वाहिशें हैं, मैं उनको ये बता दूं कि कभी भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस कुछ ऐसा हरगिज कदम नहीं उठाएगा जिससे पाकिस्तान की फौज या पाकिस्तान के जो सिपा सालार हैं उनकी इज्जत में कमी हो। पाकिस्तान की फौज और पाकिस्तान के सिपा सालार कोई ऐसा कदम नहीं उठाएंगे जिससे पाकिस्तान के वज़ीर आज़म या पाकिस्तान के सिविल सेटअप की इज्जत में कमी हो। दोनों का एक दूसरे से क्लोज कोऑपरेशन है और नए DGISI की तकर्री के लिए जो कानूनी तरीका है वो इख्तियार किया जाएगा। उसके ऊपर भी दोनों का इत्तफाक राय है। उसमें जो अथॉरिटी है वो वज़ीर आज़म की है। यह बहरान 6 अक्टूबर को ISPR की प्रेस रिलीज के बाद पैदा हुआ था। यह इशू बना, 7 दिन सोशल मीडिया पर चला और आज मेन स्ट्रीम मीडिया पर भी आ गया। फवाद चौधरी के एतराफ से साबित हो गया यह इशू वाकई इशू है और हुकूमत और अस्करी इदारे इस इशू पर आमने सामने हैं। दूसरा, वज़ीर आज़म अपनी अथॉरिटी मनवाना चाहते हैं और तीसरा, हुकूमत ISPR की इस प्रेस रिलीज को गैर कानूनी समझती है। क्या यह मसला हल हो चुका है या फिर आज से इसका दायरा वसी होता चला जाएगा? यह हमारा आज का इशू होगा, जबकि बलूचिस्तान हुकूमत भी बहरान का शिकार हो चुकी है। कुछ लोगों के खदशात ये थे कि शायद जामिद कमाल खान साहब पार्टी के प्रेसिडेंट हैं और बहुत सारे लोग जो है ना वो शायद इस कुछ फैसलों में उनके अगेंस्ट नहीं जा पाएंगे पार्टी डिसिप्लिन को मद्देनजर रखते हुए। तो इसीलिए मैंने ख्वाहिश जाहिर की और मैंने कहा जी मैं अगर ये बात पार्टी प्रेसिडेंटशिप की है तो मैं बिल्कुल इसको छोड़ने के लिए भी तैयार हूँ। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह सारे हमारे पार्लियामेंटेरियंस और पार्टी के अहदेदारान यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने मुझे कहा कि मैं अपनी इस ख्वाहिश को वापस लूँ और अगर इसकी जरूरत हुई तो हम आपसे खुद कहेंगे कि जी अब बेहतर मौका है या ऐसी तरीक़ेकार होगा। हालिका इस सूरत हाल में हरगिज मुमकिन नहीं होगा। और जहांगीर तरीन ने भी आज अपनी मौजूदगी का एहसास दिला दिया। इलेक्शन से 6 महीने पहले एक बहुत ही गलत फैसले से मुझे नाअहल कर दिया गया, उसके बावजूद मैंने नहीं छोड़ा इमरान खान का। इलेक्शन हुई, कुछ सीटें कम हुई थी, फिर आपको किसा पता है फिर जहाज चला, अल्लाह का हमारी नून से 8 सीटें कम थी। खान साहब ने कहा ये पंजाब के बगैर हमारी हुकूमत का कोई फायदा नहीं। एक मुझे मैसेज आया, मैंने सिर्फ आपको लिखा आप फिक्र मत कर, मेरे पे छोड़। एक बाकायदा साजिश के तहत मुझे खान साहब से अलग करने की कोशिश की गई और मुझे अलग कर दिया। हम इस पर भी बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं काशिफ अब्बासी साहब, इरशाद भट्टी साहब, जनरल एजाज अवान साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब इंतहाई सीनियर सहाफ़ी हैं। ये भट्टी साहब ये फरमाइएगा सर, ये बेसिकली कामयाबी है गवर्नमेंट की, फौज की कामयाबी है, कोई शिकस्त हुई है, कोई फतह हुई है, कोई समझ नहीं आ रही, कन्फ्यूजन है। बड़ा मुश्किल सवाल है वैसे, लेकिन हाँ आसान, लेकिन बेसिकली ये है कि मेरी इतला के मुताबिक, जो मेरी इतला है उसके मुताबिक ये कश्मीर जीत गया। ये 6 महीने वज़ीर आज़म और नहीं वज़ीर आज़म और आर्मी चीफ के दरमियान इस पे डिस्कशन जारी थी। दूसरा 6 महीने से कि ये पोस्टिंग ट्रांसफर, ये पोस्टिंग और ये जो ट्रांसफर जनरल नदीम की जो ट्रांसफर है ये प्राइम मिनिस्टर की कॉन्सेंट से हुई, आपका ख्याल? हाँ नहीं उन्होंने बताया था, ये 2 दिन पहले, जो ट्रांसफर से 2 दिन पहले ये भी बताया था कि ये करने लगे हैं। उसके बाद अब अचानक प्राइम मिनिस्टर साहब ने, एक प्राइम मिनिस्टर साहब एतराज़ है कि मेरे पास फॉर्मली समरी नहीं आई, जिस समरी आनी चाहिए थी और उस पर मुझे वो करना चाहिए था। अब इससे आज कैबिनेट में उन्होंने बताया भी कि ये इसको फॉर्मली इस तरह अनाउंस नहीं होना चाहिए था, मुझे समरी नहीं आई और ये किया जब अनाउंस हुआ उसके बाद उनका ये आया।
अब ये है कि इसमें दो कि एक तो क्राइटेरिया फौज का, वो जैसे ये वो एक नहीं है, ये चार एक ही तरह का सर्कल है कि जन सईद ने एनडीयू से जाना है कराची, जन नदीम ने आना है ISI, फैज हमीद ने पेशावर, जन नोमान ने आना है एनडीयू, तो ये चारों, तो वो क्राइटेरिया। अब ये था कि फौज का था कि 1 साल, मेरे ख्याल में अभी तक, ये जनरल इजाज अवान मुझे करेक्ट करेंगे, अगर कि अभी तक कोई ऐसा आर्मी चीफ नहीं बना जिसने साल से कम कोई की हो कोर कमांड, तो ये अगले रन में ये थे, तो इसलिए उन्होंने क्राइटेरिया करके, क्योंकि ये 6 महीने से चल रहा था और अब आगे डिसाइड हो गया कि अगले आर्मी चीफ यही हो, नहीं अगले उन उम्मीदवारों में है ना, उम्मीदवारों में तो है ना, अगर ये नहीं बनेगा, कोर नहीं करेंगे तो रन से आउट हो जाएंगे उस 5 लोगों में, 4 लोगों में, 3 लोगों में। प्राइम मिनिस्टर क्या चाहते हैं वैसे? प्राइम मिनिस्टर अब तो ये हो गया है कि जो अभी लास्ट में जो चेक किया लेफ्ट राइट के, कल या परसों ये मामला हल हो जाएगा। प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं प्रोसीजर पूरा करे, वो समरी लें तो समरी आ जाएगी, समरी बन जाएगी। और अब समरी के बारे में भी 2 अफवाहें हैं कि 3 लोग हो गए या 5 लोग, 99% यही होगा। ये जो नहीं, हाँ, जो पोस्टिंग ट्रांसफर हो चुकी हैं वैसे ही होंगे, जन नदीम ही आएंगे। 1% ये है कि वो कहते हैं कि 3 महीने या 6 महीने इनको रखना चाहते थे, वो क्राइटेरिया में पूरा नहीं उतरता था, क्योंकि उसके बाद वो साल वो कम उनका हो जाता था। तो 99 को कुछ दिन के लिए उनको इनके साथ ये चाह रहे हैं कि 6 महीने और दे दिए जाए। हाँ, 3 महीने पहले, फिर 6 महीने पहले, लेकिन 6 महीने अगर मिलते हैं तो फिर वो उनकी कोर 6 महीने होती है, फिर एक और प्रोसीजर। तो मेरा ख्याल है ये नहीं होगा, वो जाएंगे कोर कमांडर पेशावर और वो DGI। अच्छा, वैसे मैं आपकी तरफ आऊंगा, अगर जनरल साहब से अगर आप इजाजत दें तो मैं तरीकाकार पूछता हूं। जनरल साहब ये फरमाइएगा सर, तरीकाकार क्या होता है? और ये जो आज फवाद चौधरी साहब ने कहा कि कानूनी तरीका इस्तेमाल किया जाएगा, तो इस पोस्टिंग के लिए कानूनी तरीका होता क्या? थैंक यू वेरी मच। जो बात भट्टी साहब ने की है उसका तो मुझे इल्म नहीं कि कौन क्या चाहता था, लेकिन प्रोसीजर ये होता है कि आर्मी चीफ अमूमन जब DG ISI को तब्दील करना होता है या उनका टेन्योर पूरा हो चुका हो, ये मेरी आवाज मुझे लौट के आ रही है। जी ठीक, आप बोलिएगा, ठीक हो जाएगा सर। ओके, तो उसका प्रोसीजर होता है कि आर्मी चीफ प्रपोज करते हैं 2 से 3 ऑफिसर्स को प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को, और वो अपनी रिकमेंडेशन, बाज़ औक़ात सिर्फ एक नाम म्यूचुअली एग्री कर लिया जाता है और कोई फॉर्मल प्रपोजल सच नहीं जाता। ये प्रपोजल वर्बली भी हो सकता है, इन राइटिंग थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी हो सकता है, और जाके जबानी बात करके भी मामले को हल किया जा सकता है। और ये तीनों प्रैक्टिस होते रहे हैं। इनमें जबानी एक शख्स, इन राइटिंग 3 नाम, और या जाके फॉर्मली 2 से 3 प्रपोजल रख के अक्रॉस द टेबल प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करके अप्रूवल ले ली जाती रही है। तो प्रोसीजर तो यही 3 है जो फॉलो होते रहे। अब इसमें से लीगली अगर 3 नाम भेजने जरूरी हैं और वो मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के जरिए ही जाने चाहिए और नोटिफिकेशन पे साइन होना चाहिए, तो वो एक लीगल तरीका है, वो भी अडॉप्ट किया जा सकता है। लेकिन जो पहले 3 मैंने बताए हैं वो भी इलीगल नहीं है। लेकिन जैसा इशू ये है कि अगर गवर्नमेंट और फौज चाहती तो ये 12 घंटों के अंदर ये मसला हल किया जा सकता था, पहले भी हल किया जा सकता था, इस अनाउंसमेंट से पहले भी। और जब ये क्राइसिस पैदा हो गया, ये इशू पैदा हो गया, तो उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब बात करके इस मसले को हल कर सकते हैं। 7 दिन इंतजार करना, सोशल मीडिया के ऊपर एक खौफनाक का कंपेन का चल जाना, फिर कमेंट्स आना, फिर उसके बाद वुज़रा का दौड़ना, कभी रावलपिंडी जाना, कभी इस्लामाबाद जाना, कभी प्राइम मिनिस्टर साहब से मिलना, फिर दरमियान में कुछ राब्ते कायम करना, फिर मुलाकात होनी, फिर उसके बाद ये अनाउंस करना गवर्नमेंट की तरफ से कि प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है। तो आप इसको किस तरह रीड करेंगे? मुझे ये कौन कहां दौड़ता रहा और कौन सी कहां चेन चलती रही, मुझे इसका बिल्कुल कोई इल्म नहीं है। लेकिन मैं ये जरूर जानता हूं कि मामला रिजॉल्व हो चुका है, इसमें कोई अभाम बाकी नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ के दरमियान न कोई इख्तलाफ है, न कोई पहले अनकॉन्स्टिट्यूशनल काम या कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क से बाहर न कोई पहले काम हुआ है, न बाद में होने जा रहा है। तो अगर सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है तो मेरे ख्याल में हम बहुत पतले पानी में से मछली पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं जहां असल में है नहीं।
जी बिल्कुल ठीक। कैसे ये फरमाइए सर, इसमें दो इश्यूज हैं, बड़ी सिचुएशन है, दो कार्ड हमारे सामने। एक तो प्रेस रिलीज ISPR की जो अभी तक मौजूद है सिस्टम पे, यानी वो विड्रॉ नहीं हुई। दूसरा, गवर्नमेंट की तरफ से आज वजीर इत्तलात का ये कहना कि ये प्राइम मिनिस्टर की अथॉरिटी है और कानूनी तरीका अख्तियार किया जाएगा। अब ये फरमाइए दोनों कार्ड सामने हैं, तो इसको आप कैसे रीड करें? सर देखें, जो जनरल साहब ने कहा ना, तरीका कुछ भी हो कि एक नाम दिया जाए, 3 दिए जाए समरी, अमूमन समरीज जाती हैं प्राइम मिनिस्टर के सामने, लेकिन नोटिफिकेशन आखिर में प्राइम मिनिस्टर ऑफिस करता। ये प्राइम मिनिस्टर साहब का प्रोरोगेटिव है, उनका इस्तेकाक है, नोटिफिकेशन भी उधर से आता है। इस केस में जो खराबी हुई या गलती हुई वो ये कि पहले ISPR ने इसकी प्रेस रिलीज जारी कर दी कि उनको DG ISI अपॉइंट कर दिया गया है, जिसकी वजह से ये सारा इख्तलाफ शुरू हुआ कि ये अगर PM ऑफिस ने नोटिफाई नहीं किया तो ISPR को कैसे नोटिफाई कर सकता है, उसकी प्रेस रिलीज दे सकता है। मेरा ख्याल है असल झगड़ा इस बात से शुरू हुआ, 6 महीने से बहस हो, 4 महीने से हो, 2 महीने से हो, ये रिगार्डलेस ऑफ दिस, ये भी पता है, जो मैंने सुना, जो हुकूमती ज़राए बता रहे हैं कि बहुत सी चीज़ों पे इख्तलाफ या इत्तफाक की बात नहीं, उन्होंने कहा कि जी मजीद नाम भेजे जाए, तो मजीद नाम भेजने के बजाय ये नोटिफिकेशन आ गया, जिसका बहुत गुस्सा उस वक्त आया प्राइम मिनिस्टर साहब को। और आज वैसे ये भी खबरें बाहर निकली कि कैबिनेट में उन्होंने कहा कि मैं रबर स्टैंप नहीं हूं। जी ये सुना है मैं। ये कह रहे हैं, जरताज गुल हमारे साथ एक प्रोग्राम में थी, वो कह रही थी मैंने ऐसी कोई बात सुनी नहीं। पर हमें डोगर साहब ने यह भी कहा कि प्राइम मिनिस्टर साहब कंटिन्यू करना चाहते थे जनरल फैज को अगले 4 से 6 में। बिल्कुल जी जी, ये तो वो चीफ व्हिप है असेंबली में, बड़ी कलीदी पोजीशन है उनकी PTI के अंदर। तो मेरा ख्याल है कि ये कहना कि पहले इत्तेफाक हो गया था, अगर तो हुकूमती लोग अब आके कह रहे हैं कि वो कंटिन्यू कराना चाहते थे, भट्टी साहब खुद भी कह रहे हैं कि जनाब वो कंटिन्यू तो कराना चाहते थे लेकिन कोर बड़ी लाजमी है, इसका मतलब प्राइम मिनिस्टर ने तो अपना व्यू दिया हुआ था कि मैं जनरल फैज को एज DG ISI कंटिन्यू करवाना चाहता हूं, और वो प्रॉब्ली दूसरी साइड ने कहा नहीं जी उनको हमने पोस्ट करना है, कोर देनी है। तीसरी बात, ये इख्तलाफ तो शुरू उधर से ही हुआ और काफी सीरियस है बीच में। फिर शटलिंग, जिसे आपने कहा, 2 लोग उधर गए, 2 लोग वापस आए, शटलिंग हुई, मुलाकात अरेंज हुई, और उस वक्त जब मुलाकात से पहले किसी मेरी बात हुई, उन्होंने कहा जी मामला काफी हद तक दोनों साइडों से, देखिए मुलाकात होनी उस वक्त थी जब मेजॉरिटी मसाइल हल हो चुके होते, क्योंकि मसाइल हल करने के लिए ये मुलाकातें नहीं होती, मुलाकातें बैकडोर में मामलात हल करने के बाद करवाई जाती हैं कि जी अब जरा। लेकिन अब ऐसा इशू ये भी है कि अगर सेटल डाउन हो गया रात के वक्त, तो आज तक तो नोटिफिकेशन आ जाना चाहिए था, ये समरी नहीं सर अभी भी सेटल क्यों? देखिए मैं एक बात बताऊं, मैं जिससे भी पूछा हुकूमती वजीर से, मैंने कहा जी ना, उन्होंने कहा जी मसला 90%। 90% का मसला मतलब क्या है? वो ये भट्टी साहब ने 99%, दिस नथिंग कॉल्ड हाफ प्रेग्नेंट, या तो ये प्रेग्नेंट और यू नॉट, या तो मसला हल हो गया है या मसला हल नहीं हुआ। लेकिन वजीरों को पता है, जो कुछ आर्मी चीफ पता है तो वजीरा को पता नहीं होगा। मुझे 3-4 वज़रा को पता है, नहीं मैंने तो 99% वो कह रहे हैं 2 को, मैं कह रहा हूं 3-4 वज़रा को पता है, 2 तो वैसे मेरा ख्याल नेगोशिएशन करते हैं, तीसरे वो थे जो मुलाकात में मौजूद थे, चले 3 कर ले, 3 वो लोग हैं जो उसके बड़े करीब रहे। मजारी साहब है, शाह महमूद कुरैशी साहब तो मुलाकात तो सुना है, वो साहब और फवाद चौधरी साहब हैं। सो ये नाम हम आपको बता देते हैं। आप 2 कहते रहे, मैं 2 तो मुलाकात में थे, सीरी मजारी साहब, शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, फवाद चौधरी साहब, 2 गए मुलाकात करने पिंडी, और तीसरे जो मैंने इसलिए शाह महमूद कुरैशी साहब गए ना, नहीं वो मीटिंग में मौजूद, खबर ही है जो रात को मीटिंग हुई 90 मिनट की, सुना ये है कि ये उस मीटिंग में मौजूद थे। अब मसला ये है सर कि मामला इतना आसान नहीं है, क्योंकि मैंने जब इनसे पूछा कि क्या यही DG ISI के लिए जनरल नदीम का ही नोटिफिकेशन होगा, उस पर किसी ने कहा हाँ ये मामला तय हो गया। होता है कई दफा लोग कहते हैं हाँ जी डिसाइडेड है जी, मसला ये है कि बस नाम भेज दें तो यही नोटिफाई हो जाएगा। दैट्स वेयर द कंफ्यूजन इज। वो कहते हैं लेट्स सी, इसका मतलब तय नहीं हुआ अभी तक, सेटल नहीं हुआ, या फिर PM साहब ने उनको बताया नहीं। शमी साहब फरमाइएगा सर, ये गवर्नमेंट ने अननेसेसरली ये इशू डेवलप कर लिया या डेलिबरेटली किया या ये हो गया? देखें जो भी कह लें, डेलिबरेटली हुआ है या इनोसेंटली हुआ है, लेकिन एक इशू तो क्रिएट हो गया और अभी तक उसका कोई सिरा हाथ नहीं आ रहा। यानी फवाद चौधरी साहब कह रहे हैं कि कानूनी तरीका इख्तियार किया जाएगा, आमिर डोगर साहब कह रहे हैं कि DG ISI की तकर्री के लिए 3 से 5 नाम भेजे जाएंगे। तो अगर 3 से 5 नाम भेजे जाएंगे तो फिर वजीर आजम की सवाबदीद होगी कि उसमें से किसको वो मुकर्रर करते हैं। तो इसका मतलब यह है कि जो ISPR ने प्रेस रिलीज जारी की थी उसमें कोई तयक्कुन नहीं पाया जाता कि लाजमन
वो उसके मुताबिक अमल हो जाएगा। तो जो कुछ हुआ है उससे ज़ाहिर मैं समझता हूँ कि रियासती सतह पर हमारा कोई अच्छा तासुर नहीं हुआ है, एक सुबकी हुई है कि ये हम मामूल के जो मामलात हैं उसमें कितना उलझाव पैदा कर सकते हैं, और हमारी जो क़यादत है वो किसी भी सतह पर हो और किसी भी अदारे की हो, यानी किस तरीके से हम चीज़ें जो हैं, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं उनमें उलझते हैं और दुनिया जो है उस पर हंसती है। सोशल मीडिया पे जो कुछ आ रहा था तो मेन स्ट्रीम मीडिया तो उसकी तस्दीक नहीं कर रहा था, लेकिन मालूम हुआ कि नहीं, वो बात सारी दुरुस्त थी और जो हम लोग खामोश थे तो हमारी खामोशी जो है वो ही बेमानी होकर रह गई है। तो इससे यानी इमेच्योरिटी तो साबित होती है, यानी आप अभी भी हमारे यहाँ बलूगत की कमी है और मालूम नहीं कितना अरसा मजीद लेंगे और किस उम्र में जाकर हम बालिग होंगे। ये इसके लिए हम बस दुआ ही कर सकते हैं। ठीक है जैसा ये फरमाइएगा सर, ये अथॉरिटी का वाकई इशू है और इस इशू में अथॉरिटी किसकी सुप्रीम होती है, आर्मी चीफ की या फिर प्राइम मिनिस्टर साहब की? प्राइम मिनिस्टर साहब अपॉइंट कर सकते हैं, लेकिन अगर फौज को नाम ही नहीं देती तो फिर कैसे अपॉइंटमेंट होगी? देखें, एक तो इस मुल्क की तारीख हमारे सामने है और दूसरी बात है कि यकीनन इख्तियार प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है कि जो प्रपोज नेम्स होते हैं उनमें से ही वो चुनेंगे, क्योंकि जो बाकी अफसर्स हैं उनकी ग्रूमिंग क्या है, उनके करियर डेवलपमेंट कैसे हुई है, किस काम के लिए वो मौजू है या नहीं है, ये तो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। अब वो जब 2 से 3 नाम भेजते हैं अवेलेबिलिटी को देखते हुए, ग्रूमिंग ऑफ द ऑफिसर को देखते हुए, तो फिर उनके 2-3 के अंदर से चुनना प्रिविलेज है प्राइम मिनिस्टर का। एक तो ये कानूनी पहलू है और दूसरी बात ये भी तारीख है, तो इसका मतलब एक शेयर अथॉरिटी हुई। सर शेयर अथॉरिटी का ये है कि फौज डिसाइड करेगी कि 3 लोग हैं जो कैपेबल हैं इस पोस्ट के लिए, तो प्राइम जो अथॉरिटी है वो बेसिकली आर्मी है जो अपने 3 लोग देगी बेस्ट ऑफिसर्स को निकाल के, और उन तीनों में से प्राइम मिनिस्टर के पास अब सिर्फ इख्तियार ये है कि उन्होंने उन तीनों में से एक आदमी को सिलेक्ट करना है। जी यकीनन, इसलिए कि पाकिस्तान आर्मी चीफ ही जानते हैं कि इस ऑफिसर का एक्सपीरियंस क्या है, ये जिस ऑफिस के लिए हम भेज रहे हैं। देखें ये एक बहुत सेंसिटिव असाइनमेंट है इस एतबार से कि उनके जो थ्रेट असेसमेंट है तीनों सर्विसेज के लिए, आर्मी, नेवी और एयरफोर्स के लिए, इन तीनों के लिए थ्रेट असेसमेंट करना, इंटरनेशनल और ग्लोबल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना, रीजनल एनवायरनमेंट को एनालाइज करना और इंटरनल एक्सटर्नल थ्रेट पेश करके थ्रेट एनवायरनमेंट तीनों सर्विसेज को देना, ये इनकी प्राइमरी ड्यूटी है। अब ये कौन ऑफिसर, कितनी उसकी ग्रूमिंग है, वो कितना इन एनवायरनमेंट को बेहतर समझता है, मेरे ख्याल में आर्मी चीफ जो 30-35 बरस से इन अफसर्स को देख रहा होता है वो बेहतर जानता है कि कौन से 3 मौजूद तरीन अफसर्स हैं जिनमें से अगर प्राइम मिनिस्टर। अब ये क्योंकि जैसा सिर्फ हम सिर्फ अपनी अवेयरनेस के लिए आपसे बार बार इस किस्म के सवाल पूछ रहे हैं, बड़ा सादा सा सवाल है कि इसका मतलब ये हुआ कि ISI के लिए जो TG है उसका फैसला स्टेट करती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं कर सकती? फिर बिल्कुल स्टेट ही करती है और स्टेट में मैंने मुझे बात मुकम्मल नहीं करने दे रहे। तारीख में 2 एग्जाम्पल आपके पास ऐसी भी हैं। एक दफा प्राइम मिनिस्टर बेनजीर साहिबा ने यह फैसला किया कि मैं खुद चुनूंगी, आप मुझे नाम मत दें, और उन्होंने एक रिटायर्ड अफसर जनरल शमसुर रहमान कल्लू को ISI का चीफ बना दिया था। और दूसरा जनरल ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब, वो मियां नवाज शरीफ साहब ने सिलेक्ट किए थे जी। दूसरा मियां नवाज शरीफ साहब ने आर्मी चीफ को कॉल किया था। अब इधर से नाम जाते हैं ना, उस सूरत में प्राइम मिनिस्टर ने आर्मी चीफ जनरल मुशर्रफ को रिंग किया था कि अगर आपको कोई एतराज ना हो तो मैं फला आदमी को ISI का चीफ लगाना चाहता हूं। उस पर जनरल मुशर्रफ ने अपने प्रिंसिपल स्टाफ अफसर्स को बुलाया और उनसे मशावरत की और उनको कहा कि प्राइम मिनिस्टर ये चाहते हैं और सबका मुश्तरका फैसला था कि बनाना चाहते हैं तो बना लें।
और उन्होंने फिर ज़ियाउद्दीन भट्ट साहब को बना लिया। तो ऐसा भी होता रहा है, लिहाजा ये प्रिविलेज प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। जैसे मैंने, क्योंकि ब्रेक लेनी है, वापसी पे आप ही की तरफ आऊंगा, लेकिन तारीख क्योंकि बड़ी संगदिल है, ये दोनों वाकयात के बाद दोनों हुकूमतें चली गई थी, ये भी एक खौफनाक एविडेंस है, खौफनाक मिसाल है तारीख की, जिसको हमें याद रखना चाहिए। छोटी सी ब्रेक और ब्रेक के बाद दोबारा जरूरत। प्रोग्राम में दोबारा खुशामदीद। शामी साहब फरमाइए सर, क्योंकि पूरी जिंदगी आपकी सहाफत में गुजरी है, इस किस्म के जब इश्यूज पैदा होते हैं तो ये सेटल डाउन किस तरह होते हैं फिर? तारीख आपके सामने है, जिस तरह ये सेटल डाउन होते रहे हैं आप उनसे बखूबी वाकिफ हैं। यानी ये जो सेटल तो हो जाते हैं लेकिन अपने असरात छोड़ जाते हैं, और बाज़ औक़ात वो असरात ऐसे होते हैं कि फिर उनको समेटा नहीं जा सकता। आपने देखा जब वो प्रेस रिलीज आई थी और जिस वक्त जनरल आसिफ गफूर साहब ने जो उस पर कमेंट्स किए थे, फिर जनरल बाजवा और नवाज शरीफ साहब बैठे थे, लेकिन उसके असरात को समेट नहीं सके। जनरल बाजवा ने जो कोशिश की वो नाकाम हो गई। खुद उनकी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में उस कोशिश को पसंद नहीं किया गया। तो ऐसी सूरत पैदा होती है जहां कोई अना का मसला बन जाता है और उसकी वजह से फिर किसी जी, मेरे ख्याल शामी साहब की आवाज़ का इशू। ये फरमाइए अब्बास साहब, ये बेसिकली ना अगर हम इसको थोड़ा सा और तरीके से एनालिसिस करें इसका, कि प्राइम मिनिस्टर साहब के ऑफिस के तरफ से ये महसूस हो रहा है कि जो ISPR की तरफ से जब इसकी अनाउंसमेंट हुई तो ये प्राइम मिनिस्टर साहब की अथॉरिटी चैलेंज किया गया। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर साहब, ये जो 7-8 दिन का जो क्राइसिस है, उसके बाद दूसरी तरफ एक इदारा है, नेशनल इदारा है, स्टेट इदारा है, तो अब अगर फर्ज करें कि इधर से प्राइम मिनिस्टर साहब परवेल कर जाते हैं तो क्या दूसरे इदारे की बेइज्जती नहीं है ये? नहीं सर, बिल्कुल आपकी बात ठीक है। मुझे यहाँ से हालात को ज़्यादा बेहतर इस हुकूमत के लिए होते नज़र नहीं आ रहे, बिकॉज एक परसेप्शन भी है और इसकी रियलिटी भी है कि बहुत सी चीज़ों को बड़े 3-3.5 साल में मैनेज किया गया ताकि ये हुकूमत अपना काफ़ी सारा टाइम निकाल गई है। और ये अगर आप इस तरह का करके किसी भी इदारे को एम्बैरस करेंगे, देखिए अब अगर फर्ज करें जैसे एम्बैरसमेंट हुई है दूसरी साइड के, देखिए एम्बैरसमेंट इस हद तक देखिए इशू बन गया, नॉन इशू बन गया। नॉन इशू, बिल्कुल सही बात। यानी आप इस ऐसे हालात में, अफगानिस्तान आपका फटा पड़ा पीछे आपकी साइड पे, आप IMF के नरगे में, आपके हालात देखें इंटरनेशनली आपके साथ क्या हो रहा है, और हम 3.5 साल से उन्होंने एम्बेसडर ही लगाया पाकिस्तान के अंदर, और हम DGISI का एक इशू रिजॉल्व नहीं कर पा रहे। हम एक नोटिफिकेशन ठीक से करके ये नहीं कर पा रहे। दो इदारों के दरमियान, स्टेट के 2 इदारों के दरमियान, मतलब गवर्नमेंट और एक इदारा है ना जी दूसरा, ये आप नहीं कर पा रहे हैं। ये कॉन्फिडेंस नहीं देता लोगों को। ये जो भी लोग इस टाइम देख रहे हैं उनको भी कॉन्फिडेंस नहीं देता। दूसरी तरफ देखें, फौज का अपना भी एक इंटरनल मैकेनिज्म है, और एक उन्होंने एक तरीके से, ठीक या गलत, एक तरीके से उन्होंने अपने आप को चलाया पिछले 30, 40, 50, 60 साल में, और वो प्रैक्टिस बन गई है। देखें, कुछ चीजें ऐसी हैं जो इख्तियार इस तरफ के होते हैं लेकिन समझे जाते हैं कि वो उन्हीं का ही इख्तियार है, बिकॉज एक डोमिनेंट इदारा है हमारे लार्जेस्ट सेटअप के अंदर, और आप उसकी डोमिनेंस को चैलेंज कर रहे हैं, जो कि मेरा ख्याल है कि फिर भी डोमिनेंस अगर कॉन्स्टिट्यूशन के दायरे से बाहर है तो गलत है, लेकिन प्रैक्टिस वही है। आपने, जैसा शामी साहब ने भी मिसाल दी कि एक फैसला हुआ था डॉन लीक्स के बारे में, वो फैसला उस तरह पूरा नहीं किया गया। उसका नोटिफिकेशन जो PM हाउस से आया वो उधर पसंद नहीं किया गया, उसको रिजेक्ट किया गया, एंड देन द फाइट स्टार्टेड। और ये पाकिस्तान में देखें किस चीज पे, ज़हीरुल इस्लाम साहब यहाँ पे बैठिए, ये इस्लामाबाद में बैठ के आपको पता ही है कि क्या लड़ाइयाँ थी उस वक्त नवाज शरीफ साहब के साथ। किस हुकूमत को मुश्किल वक्त नहीं मिला इफ यू नॉट गेटिंग अलॉन्ग विद दिस इंस्टीट्यूशन। सो मुझे नहीं लगता कि ये अच्छा। वैसे देखिए, ये वो प्रेस रिलीज है जो ISPR की तरफ से आई थी, जिसमें जनरल नदीम साहब का और उसके बाद इनका जनरल फैज साहब का नाम है। ये 3 फिक्रों की एक प्रेस रिलीज है। अगर ये रिलीज हो गई है तो प्राइम मिनिस्टर साहब को चाहिए था कि इस पर खामोशी से अमल कर लेते, क्योंकि अब भी तो करना ही है इन्होंने, तो ये क्राइसिस पैदा ना हो। लेकिन अब करना क्या है, ये भी फैसला करना ना उन्होंने। 1-2 काम हो सकते हैं कि जनरल नदीम साहब का नाम उस लिस्ट में प्राइम मिनिस्टर साहब के पास जाए, पहले से एग्री हो जाए कि जनाब यही DGISI बनेंगे, लेकिन प्रोसीजर ठीक करें। एक रास्ता ये है। दूसरा रास्ता ये कि ठीक है जी, आप ये 3 से 5 नाम भेजें, मैं फैसला करूंगा मैंने आदमी DGISI किसको लगाना है। अभी तो ये भी क्लैरिटी नहीं है क्राइसिस होगा कौन। क्राइसिस ये है कि अगर उस तरफ से नाम आ जाते हैं और प्राइम मिनिस्टर साहब उसको रिजेक्ट कर देता है तो क्राइसिस बढ़ जाएगा, नहीं कम होगा। और अगर फर्ज करें कि ये आते हैं और उसी जनरल नदीम साहब को एक्सेप्ट कर लेते हैं, फिर भी बढ़ जाएगा, क्योंकि आपने 7 दिन रोक के इतना बड़ा क्राइसिस पैदा करके फिर आपको वही काम करना पड़ा।
फिर डीजे देखिए, डीजे ऐसा है जो जनरल नदीम है, आप उनके व्यू से सोचें जरा, वो क्या सोच रहे होंगे? इतनी इंपॉर्टेंट पोजीशन पे आ रहे हैं, उन्होंने डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करना, इंटेलिजेंस के हमारे ISI प्राइम मिनिस्टर खुश नहीं उनसे और शुरू से, और 7 दिन तक ये सारा कुछ चलता रहा। सो हाउ कुड दैट रिलेशनशिप वर्क? वो कैसे काम करेगी करेगा ताल्लुक जिसमें जो आदमी आपके बराह रास्त आपके साथ, जिन्होंने अफगानिस्तान लेट छोड़ दे सारा सियासत आप साइड में कर, अफगानिस्तान DGISI हैंडल करते हैं लार्जली, वो रिपोर्ट करते हैं कि ये हालात है, इस पे ये पोजीशन है, इतने बड़े इशू है, चाइना इतने बड़े नेशनल सिक्योरिटी के मामला, ताजिकिस्तान के गैस, इमेजिन अगर कोल्ड रिलेशनशिप, ईरान का इशू है, इमेजिन इंडिया का इशू है, सर्द रिलेशनशिप हो आपके DGISI और हुकूमत, प्रॉब्लम है ना जी, दिस इज द प्रॉब्लम। तो मुझे लगता है, मुझे तो आगे प्रॉब्लम नजर आ रही है। अच्छा बड़ी साहब ये फरमाइएगा सर, ये अब ये जो एक प्रेस रिलीज है उसके मुताबिक होगा मसला हल, या प्राइम मिनिस्टर साहब की बिल के मुताबिक होगा? देखिए, मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि ये टाइमली नहीं है, टाइम से पहले आगे थी ये प्रेस, ये फिर रिपीट कर रहा हूँ कि ये वजीर आजम साहब का हक था है कि जो नाम आते हैं, इख्तियार आते हैं कि वो जो नाम आते हैं उनमें से वो करते हैं, लेकिन ये 6 महीने से वजीर आजम के साथ चल रहा था, फिर 2 दिन पहले भी बताया, और फिर कह रहा हूँ 99%, 100% कोई भी शोर नहीं होता, 99% है कि यही प्रेस रिलीज, यही पोस्टिंग ट्रांसफर प्रिवेल करेंगी, लेकिन प्रोसीजर क्राइटेरिया मुकम्मल हो गया, प्रोसीजर वो फॉलो किया जा रहा है। दूसरा जो काशिफ भाई ने कहा कि आइडियली, जो हमने भी कहा कि ये किसी के हक में नहीं बेहतर, ना हुकूमत के हक में, ना फौज के हक में, ना मौजूदा हालात के हक में। हमारे मुल्क के मसाइल क्या हैं, हम किन चक्रों में पड़े हुए हैं, और हम किन चक्रों में नहीं हो रहा, बिजली के रेट्स कंट्रोल नहीं हो रहे, लेकिन स्टॉक एक्सचेंज की तरह 2 दिन में, एक सेकंड, 2 दिन में आज रिकवर कर गई मार्केट, आखिर में अरबों रुपए डूब गए स्टॉक मार्केट में, इस छोटी वजह से कि पता नहीं क्या होगा, पता नहीं क्या होगा। लेकिन ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये हक मैं फिर कह रहा हूँ, ये वज़ीर आज़म का, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वज़ीर आज़म को के पास ये टैलेंट मौजूद है कि वो एक छोटे से मसले को पालते हैं, इतना बड़ा करते हैं, और फिर फॉर एग्जाम्पल आर्मी चीफ का एक्सटेंशन थी, पहले एक सादा कागज पे, फिर उसके बाद अदालत में ऐसी ऐसी समरियां, वो ठट्ठे मजाक, फिर उसके बाद कानून को इस्तीफा देके केस और लड़ना पड़ा, फिर उसके बाद चीफ इलेक्शन कमिश्नर हो, चेयरमैन नायब हो, पुलिस ट्रांसफर्स हो, ब्यूरोक्रेसी ट्रांसफर्स हो, हमने सऊदी अरब के साथ रहना। देखिए, आर्मी चीफ की एक्सटेंशन हो सकता है कि इनकी जिंदगी में पहला वाकया हो, लेकिन DGISI ये दूसरे पॉइंट कर रहे हैं, ये नहीं कर चुके हैं, प्रोसीजर का इनको पता था। नहीं, देखिए ये फौज है, कोई पंजाब पुलिस या ब्यूरोक्रेसी तो नहीं है ना जिसको इस तरह डील करना चाहिए। PM को तो पता था। और दूसरी बात है, खारजा मामलात हो कि आप रूस के साथ हैं, आप अमेरिका के साथ हैं, आप चीन के साथ हैं, आप किसके साथ हैं, सऊदी अरब के साथ हैं, आप मलेशिया के साथ हैं, वहां LNG, गंदम, और उसके बाद एक सेकंड मुझे बात गलत बात है, नहीं कर लीजिए, फैक्चुअली आप गलत बात कह रहे हैं। जो आप आर्मी चीफ के एक्सटेंशन की समरी की बात करें, वो एग्जैक्टली उसी तरह की थी जो पहले, उससे पहले पिछली हुकूमत में पीपल्स पार्टी की वो एक्सटेंशन दे चुके थे। पीपल्स पार्टी ने एक कागज पे लिख के दिया था, 3 लाइनें लिख के दी थी, जो सोशल मीडिया पे चली है। प्राइम मिनिस्टर क्या होती है? नहीं सर, एक चीज होती है, वो इंटेंट ऑफ PM ऑफिस आया था। पूरा सुप्रीम कोर्ट के जो जज थे, वो जो डांट रहे थे, वो जो ठट्ठा मजाक पिंग पोंग बना रहे थे, वो गलत थे। कैसे वो कर सकते हैं? उन्होंने तो हर मामले को ऐसा खींच के आगे ले गए। मसला भी समझ आता, मुझे आपका मसला भी, प्रॉब्लम भी समझ आती है। ऐसे मसले पे ना जाए, इशू पे जाए ना यार। मेरी बात सुनो, उस वक्त की अक्सरियत ये कह रही थी, लॉयर्स भी और पॉलिटिशियन भी, प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, जो हमेशा ऐसी होती है। प्राइम मिनिस्टर का तो अब भी इख्तियार है, लेकिन दोनों इशू क्यों बने? ये वजीर आजम और आर्मी चीफ इकट्ठे नहीं बैठ सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे? ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, ये फिर उसके बाद वैसे एक सवाल बदलता, ये बताइएगा, ये रिजॉल्व हो गया इशू? मैं कहता हो गया 99, ये एक दो दिन में मुझे लगता है, जो मेरी इतलात है कि हो गया 1-2 दिन में सही। वज़ीर आज़म के बयान जो हैं वो तो बिल्कुल मुख्तलिफ कह रहे हैं कि मैं रबड़ स्टैंप नहीं हूँ, मैं अपनी अथॉरिटी से वो करूंगा। सर वो आप फवाद चौधरी साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा कह रहा हूँ कि प्रोसीजर है ना जी, प्राइम मिनिस्टर ये और मेरे हम में से कौन कह रहा है कि नहीं है?
तो प्रोसीजरल वो जो लैप्स है वो पूरा हो जाएगा और वो सर यही कर ये देंगे पूरे मुल्क में एक ही अथॉरिटी है, उसका नाम प्राइम मिनिस्टर होता है ना। इवन वो आर्मी चीफ को भी अपॉइंट वही करते हैं। अगर प्राइम मिनिस्टर साहब को अब 3 साल बाद जाके पता नहीं चल रहा कि मेरी अथॉरिटी है या मैं ही कर सकता हूं, तो फिर तो मसला खत्म हो गया ना सर। मैं कह रहा हूं कि आप देख लीजिएगा यही नाम जाएंगे, सिर्फ वो जो प्रोसीजर लैप्स है वो पूरा और जनरल नदीम साहब पे DGI रहेंगे। DGI रहेंगे, प्राइम मिनिस्टर साहब मानेंगे हाँ, फिर इस चीज। हाँ, हाँ। तो फिर इतना लंबा मसला पैदा करने की क्या जरूरत है? तो यही तो वजीर आजम साहब की क्वालिटी है, प्राइम मिनिस्टर साहब की। कोई भी इशू देख ले, अल्लाह के फजल से खींच के इतना ले जाते हैं आसमान तक। शामी साहब ये फरमाइए सर, ये जैसे आप हिस्ट्री की बात कर रहे हैं सर, पाकिस्तान की एक और भी हिस्ट्री है कि जब भी वफाक में कोई क्राइसिस पैदा होता है तो वो बलूचिस्तान से स्टार्ट होता है। ये भी एक बड़ी खौफनाक हकीकत है पाकिस्तान की। और ये बलूचिस्तान के अंदर जो कुछ हो रहा है, आप किस तरह रीड कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में ये रिफ्लेक्ट होगा यहाँ पे वफाक में भी? नहीं, बलूचिस्तान में जो कुछ हो रहा है तो बड़ा मुहाजिर अकूल है। यानी जो बाप पार्टी है, ना उस पर चीफ मिनिस्टर का बस चल रहा है, ना उस पर प्राइम मिनिस्टर का बस चल रहा है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी ओपनली कहा कि हम जाम कमाल के साथ हैं। और फिर जो दूसरे हल्के हैं हमारे ताकतवर हल्के, उनकी तरफ से भी यही मैसेज दिया जाता रहा। तो मगर वो बागी जो हैं वो तो काबू नहीं आ रहे और जाम साहब को जान के लाले पड़े हुए हैं। अगर इसी तरीके से बगावत होनी है तो फिर वो कहीं भी हो सकती है। ये ध्यान में रखें सर, इस वक्त जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बलूचिस्तान है उसके 2 प्रेसिडेंट है इस वक्त। तो इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जो गिरफ्त है पार्टी पर कितनी है, मामलात पर कितनी है। और अगर कोई कशमकश शुरू हो जाएगी इस्लामाबाद में, तो जो पार्टी है, जो पार्टियां बल्कि साथ मिली हुई हैं, वो भी उधर देखेंगी, तो हुकूमत को बड़ी कमजोरी होगी हुकूमत की, और उसको कज़ोफ का एहसास होगा अगर ये सूरत हाल इसी तरीके से रहती है। और मैं ये समझने से कासिर हूं कि अगर यही DG बरकरार रहेंगे और इसी तरह से तबादले होंगे, तो सिर्फ एक प्रोसीजर के लिए इतना हंगामा क्यों किया गया? इसलिए इतना उसको बढ़ाने की क्या जरूरत थी? उसी वक्त बात कर लेते चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से और कहते कि जनाब प्रोसीजर जो है वो होना चाहिए, इस तरीके से आप इसे ठीक कर दें। 3 से 6 माह रखना चाहते हैं वो, 3 से 6 माह उनको रखना चाहते हैं वो। उधर उनका ये बुनियादी बात ये है ना, कमांड करना जरूरी है। वजूहात एक वजह तो वो तो डिस्कस ही नहीं की जा सकती, लेकिन दूसरी वजह अफगानिस्तान का इशू, बाकी सारे इश्यूज प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं कि वो उनका होना जरूरी है। तो मसला ये है कि ये काजाकिस्तान थोड़ी जा रहे हैं, पेशावर जा रहे हैं। तो पेशावर अफगानिस्तान। दूसरी बात है, जब भी बुलाना चाहें बुला सकते हैं, जब भी डिस्कस अफगानिस्तान से ज्यादा हमारा। जी शामी साहब आप फरमाइएगा, फिर मैं वक्फा लेना सर। वजीर आजम को यह खदशा लाहक है कि अगर एजेंसी उनके बिल्कुल बराह रास्त कंट्रोल में नहीं होगी तो खुदा मालूम क्या हो जाएगा। तो इसलिए उनके पांव से जमीन निकाल ली जाएगी शायद। तो ये एक अंदेशा भी तो है ना? लेकिन शामी साहब ये खदशा पाकिस्तान के हर सिविलियन प्राइम मिनिस्टर को ये रहता है। छोटी सी ब्रेक जरूरत। प्रोग्राम दोबारा खुश आमदीद। भट्टी साहब ये फरमाइएगा कि एक ये भी खबर गर्दिश कर रही थी कि शायद प्राइम मिनिस्टर साहब को किसी मशीर ने ये कहा है कि यही वक्त है कि आप लड़ें, एक सियासी शहादत का रुतबा अख्तियार करें और उसके बाद इलेक्शन में चले जाएं, तो अगली बारी भी हमारी है। और अगर हम अगले 2 साल इंतजार करते रहे तो उसका नुकसान ये होगा कि हमारा वोट बैंक बहुत नीचे चला जाएगा और फिर हमारे जीतने के इम्कान कम हो जाएंगे। ऐसा उस मुशीर का नाम दसो। अच्छा ऐसे मुशीर नो वो फौरन काट देना चाहिए। ये जो वक्फे में जिस मशीर का जिक्र हो रहा था वही मशीर था। अच्छा। लेकिन ये हकीकत मुझे भी सुना है, हकीकत है। लेकिन एक वो मशीर बताया ना जिसने उन्होंने कहा था कि अदलिया से भी लड़ ले, फिर वो मशीर बनाया जिसने कहा मीडिया से भी लड़ ले, फिर वो मशीर बताया जिसने कहा इलेक्शन कमीशन से भी लड़ ले, अपने लाया हुआ, फिर वो मशीर एक ही मशीर नैब से भी लड़ ले, फिर वो मशीर में आखिरी एक रह गया है, जरा फौज से भी आप पंजा आजमाई कर लें, कोई थोड़ी बहुत जब अथॉरिटी बता दें, मैं रबर स्टैंप या खैर ये तो अभी मैं ये हूँ वो हूँ सारा कुछ हूँ। तो ये बात वैसे दुरुस्त है। हाँ ये मशीर है ना, हैं बिल्कुल मशीर हैं। और लेकिन वजीर एक और बात भी, वजीर आज़म साहब खुद भी तो अल्लाह के फजल से इसी तरह के मिजाज के मालिक हैं। कोई उनके इसमें तो
कोई नहीं है ना कि अल्हम्दुलिल्लाह किसी भी छोटे से मसले को उस वक्त तक बढ़ते हैं क्या फट जाएगा, फिर उसके बाद वापसी होती है। अच्छा, अब देखिए ना सर, सेटल डाउन हो जाता है इशू, मतलब प्राइम मिनिस्टर साहब की विल के मुताबिक हो जाता है या जाहिर अस्करी क़यादत की तरफ से सर ये जो लास्ट हो जाता है, तो क्या रिफ्ट रहेगी, आप समझेंगे कि मैं कह रहा हूँ कि देखिए जो लास्ट मीटिंग हुई है आर्मी चीफ और वजीर आज़म साहब की, उससे पहले ये मामला हल हो चुका है। सिर्फ प्रोसीजरल वो जो एक समरी जानी है, प्राइम मिनिस्टर साहब को सिर्फ प्रोसीजर का इशू था। हाँ, नहीं इशू कोई भी हो, इशू मैंने फिर कहा ना कि वो 3 से 6 माह या 3 महीने या 6 माह वो इनको रखना चाहते थे, वो रखा नहीं जा सकता। उन्होंने कोर कमांड करनी है, कोर कमांड नहीं करेंगे अगले आर्मी चीफ के उम्मीदवारों में नहीं होंगे, तो इसलिए उनका जाना जरूरी था। और अच्छा, वैसे इस सारे कॉन्फ्लिक्ट में 2 लोगों का मैं समझता हूं बड़ा नुकसान हुआ है। जनरल नदीम जो अगर फर्ज करें वो DGSI के तौर पे आ जाते हैं तो प्राइम मिनिस्टर के साथ उनके वर्किंग रिलेशन जो है शुरू में उसके अंदर दरार पड़ जाएगी। दूसरे जनरल फैज, उन्होंने बहुत काम किया, इसमें कोई शक नहीं। इवन वैक्सीन तक वो शख्स लेकर आया, और अफगानिस्तान का इशू, अमेरिका का इशू, आपको याद होगा कि आर्मी चीफ ने कहा था ये वो शख्स है जो 2-3 घंटे से ज्यादा सोता नहीं। हाँ। इतनी उस बंदे ने एफर्ट की, और अब इस इशू की वजह से उनके ऊपर भी एक सवालिया निशान लग जाए। नहीं, ये तो वज़ीर आज़म साहब को, अब वज़ीर आज़म साहब से कोई पूछे कि ये करने की क्या जरूरत थी। नहीं, दोनों के कैरियर जो है, अच्छा 6 को प्रेस रिलीज जारी हुई, मान लिया 6 को प्रेस रिलीज जारी हुई है, आप नई प्रोसीजर पूरा हुआ तो 7 को 6 को ही बुला लेते, 6 को बैठ के सेट करते, जो आज 12 को या 13 को या 14 को होना था। भाई साहब ये फरमाइएगा सर, ये आज जहांगीर तरीन साहब का बोलना इस सारी सिचुएशन के अंदर अचानक आउट ऑफ द वे, और जाके जहाज भी उन्होंने चला दिया अपना, ये भी बता दिया कि हम 6 लोग या 8 लोग किस तरह लेकर आए थे, और ये कि मेरे खिलाफ फैसला गलत हुआ था, इस तरह बोलना। फिर दूसरी तरफ से अगर चौधरी साहबान के बयान भी शुरू हो जाते हैं, MKM के बयान भी शुरू हो जाते हैं, तो आप किस तरह रीड करेंगे फिर? तो देखें, अगर तो इत्तेहादी पार्टियों के बयान शुरू हो जाते हैं, फिर समझे कि मसला है हुकूमत के लिए। अगर वो इस सारे मसले के सेटल होने के बावजूद हमें कल खबर है कि काफिल नाराज हो गई या MKM नाराज हो गई, तो समझ जाएंगे इस हुकूमत के दिन। वैसे MKM ने कल स्टार्ट किया था डॉक्टर अब्दुल कदीर साहब के ऊपर, जो उनके कमेंट्स है, आप खुद अंदाजा लगाया, महसूस हो रहा था कि एनर्जी आ रही होता। ये MKM तो किसी टाइम पे भी शुरू कर सकती है। मुझे याद है पीपल्स पार्टी के साथ हुकूमत में तो कभी बिजली की कीमतों पे हुकूमत छोड़ दी, महंगाई पे हुकूमत छोड़ दी, और महंगाई बढ़ गई, बिजली की कीमतें और बढ़ गई, उसके बाद वापस भी आ जाते थे। तो ये MKM को इतना सीरियसली ना लें। वो इस वजह से नहीं कि कोई इशू बड़ा होता है, वो इस वजह से क्योंकि उनको खड़ा होना होता है तो वो खड़े भी हो जाते हैं। लेकिन जो आपने तरीन साहब की बात की ना, तरीन साहब ने एक बड़ी अहम बात की, मेरा ख्याल है जो मुझे अहम लग रही है, क्योंकि मार्केट में खबर यही थी कि तरीन साहब को कोई ग्रुप पंजाब 35 लोगों के पंजाब में जाएगा, पंजाब में वो शायद अपने बैनर के नीचे या एक अलहदा आजाद एक गैंग खड़ा होगा इलेक्शंस में। उन्होंने कहा मैं PTI नहीं छोड़ूंगा। अब मुझे समझ नहीं आ रही, और साथ ये कहा कि मुझे साजिश करके निकाला गया, ये बात वो ठीक कह रहे हैं। साजिश ना हो, उनका इख्तलाफ था, असद उमर साहब के साथ उनका इख्तलाफ था, जो PSPM आजम खान साहब उनके साथ उनका इख्तलाफ था। ये एक बहुत बड़ा ग्रुप था विद इन PTI। आपको याद है गवर्नर साहब और ये शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ इनका इतना इख्तलाफ था। तो ये सारे के सारे जब तरीन साहब की बारी आई, वो बिजली की चीनी की कीमतें बढ़ी, उस पर इनको जरूर ये ग्रुप प्रिवेल कर गया उस वक्त। लेकिन जब ये कहते हैं कि मैं पार्टी नहीं छोड़ूंगा, इसका मतलब क्या? ये एक सियासी बयान है, ये वाकई पार्टी नहीं छोड़ेंगे? सर ये केसेस हैं, जिस एक मुबैना NRO वाजिद ज़िया को हटाकर जो हुकूमत ने दिया है, जो अली जफर का बनाकर, ये उस केसेस है। ये कोई मोहब्बत में नहीं कह रहे पार्टी नहीं छोड़ूंगा, कि 50 साल बाद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं PTI में हूँ। और दूसरे नहीं सर, ये कहेंगे इमरान खान को वफादारी, इस वक्त जरूरत नहीं। मेरा जहाज चला, मैंने हुकूमत बनाई, मैंने ये किया, मुझे नायल कर दिया, हूँ मैं PTI में, महंगाई की जिम्मेदार हुकूमत है।